नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास के बायोलॉजी चैप्टर में जैव पराक्रम पढ़ने वाले हैं और जैव पराक्रम में मनुष्य का पाचन तंत्र देखने वाले हैं। मनुष्य का पाचन तंत्र में हम लोग यह देखने वाले हैं कि मनुष्य में भोजन का पाचन किस तरह होता है, अर्थात हम लोग जो भोजन खाते हैं उसका पाचन किस तरह होता है। तो मनुष्य के पाचन तंत्र में सबसे पहले हम लोग देखते हैं आहार नाल। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है, यानी लगभग 30 फीट होती है। मनुष्य में पाचन का आरंभ उसके मुख्य गुहा से शुरू हो जाता है। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख्य गुहा से शुरू हो जाता है। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख्य गुहा से शुरू हो जाता है। मुख्य गुहा में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं जीव। जीव एक मंसलदार संरचना होती है, मंसल वाली रचना होती है। जीव एक मंसल वाली रचना होती है। जीव के ऊपरी सतह पर जीव के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। यही स्वाद कलियां हमें स्वाद को पहचानने में मदद करती है कि कोई भी पदार्थ मीठा है, खट्टा है, कड़वा है। तो जितना भी स्वाद हम लोग को पता चलता है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, ये जीभ के ऊपरी सतह पर जो छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिसे स्वाद कलियां कहते हैं, उसी से पता चलती है। आइए देखते हैं कि जीभ का कौन सा हिस्सा पे स्वाद कलियां मीठे को दर्शाती हैं, खट्टे को दर्शाती है और कड़वे को दर्शाती है। जीभ के अग्रभाग पर मीठा स्वाद कलियां उपस्थित होती हैं, जो कि मीठे पदार्थ को दर्शाती है। और जीभ के किनारे पर नमकीन तथा खट्टा दर्शाती हैं। और जो पीछे वाली भाग होती है, जीभ के जो पीछे वाली भाग होती है, वो कड़वे दर्शाती हैं। यानी जो आपका मीठा लगता है वो जीभ के अगले भाग पर होता है, यानी जीभ के आगे वाले हिस्से पर होता है। और जो स्वाद में नमकीन और खट्टा लगता है वो आपका जीभ का किनारे वाले भाग पर होता है। और जो कड़वा लगता है वो सबसे पीछे वाला भाग होता है। हाँ, लेकिन इसमें तीखा कोई स्वाद नहीं होता है। तीखा कोई स्वाद नहीं होता है। और जो आपका तीखा लगता है, जो कि वो आपका स्वाद नहीं होता है, तीखा एक धीरे कोशिकाओं का जलना होता है। यानी तीखे खाने से हमारे कोशिकाओं में जलन उत्पन्न होती है, न कि ये स्वाद है। स्वाद में जो आपका उपस्थित होता है वो मीठा, नमकीन और खट्टा और कड़वा होता है, तीखा नहीं होता है। तीखा धीरे कोशिकाओं का जलना होता है। लेकिन जो स्वाद कलियां होती है वो कुछ उम्र के बाद कम पड़ जाते हैं, यानी कुछ बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनमें स्वाद कलियां कम हो जाती हैं, यानी लगभग आधी हो जाती है, जिसके कारण उनको स्वाद में
कमी आ जाती है। यानी भोजन जो भी बनता है मसालेदार, उसका स्वाद उन्हें भरपूर नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनके पास स्वाद कलियाँ कम हो जाती है। यानी उम्र के साथ उनकी स्वाद कलियाँ खत्म हो जाती है। और यह स्वाद कलियाँ पुरुषों में कम होती है और महिलाओं में अधिक होती है। यह स्वाद कलियाँ पुरुषों में कम होती है और महिलाओं में अधिक होती है। कभी भी बुजुर्ग व्यक्ति ज़्यादा मसालेदार चटपटी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी स्वाद कलियाँ आधी पड़ जाती है इनके उम्र के साथ। इनको अच्छे खाने भी बना के दिया जाए तो इनको स्वाद फीका लगेगा, क्योंकि इनको यह नहीं पता है कि इनकी उम्र के साथ इनकी स्वाद कलियाँ भी आधी पड़ गई है। तो स्वाद कलियाँ उम्र के साथ कम पड़ जाती है। जो जीभ का आगे वाला भाग होता है वो मीठा दर्शाता है और साइड वाला भाग नमकीन और पीछे वाला भाग कड़वा दर्शाता है। जीभ एक भोजन को निगलने में मदद करता है और लार से साना भोजन, लार में सानने के भोजन का कार्य करता है। और जीभ के बाद देखते हैं आपको दांत। जो आपका दांत होता है वो देखते हैं। तो जीभ के बाद आता है आपका दांत, और दांत होता है जो आपका 4 प्रकार का होता है। एक होता है कृंतक, दूसरा का होता है रदनक, और तीसरा होता है अग्रच्वर्णक, और चौथा होता है च्वर्णक। आपका कृंतक जो होता है दांत, ये आपका कृंतक दांत होता है जो कि ऊपरी वाली हिस्सा पर होती है। यानी जो हम लोग आपका दांत जो होता है कृंतक, वो जो हंसते हैं जो दांत दिखती है चपटी सी, वो कृंतक होती है। रदनक जो होती है ये फाड़ने वाला होती है, नोकीली होती है। और जो आपका च्वर्णक और अग्रच्वर्णक होते हैं ये सबसे पिछली हिस्से में होती है, जबड़े में धंसे रहते हैं, जो कि ये भोजन को पीसने में कार्य करते हैं। तो कृंतक काटने का कार्य करते हैं, काटने का, ठीक। रदनक होता है फाड़ने का, और च्वर्णक और अग्रच्वर्णक होता है भोजन को चबाने में, चबाने या पीसने के कार्य में आते हैं। और कृंतक जो होता है आपका शाकाहारियों में पाया जाता है, जो कि काटने का कार्य यानी कुतरने का काम करते हैं। चूहा खरगोश ये सब होते हैं और कृंतक होते हैं जो कि कुतरने का कार्य करते हैं। कृंतक आपके काटने वाला दांत होता है जो कि भोजन को काटने का कार्य करता है, जो कि शाकाहारियों में पाई जाती है। और रदनक जो होता है वह मांसाहारियों में पाई जाती है। तो मनुष्य शाकाहारी है कि मांसाहारी, ये हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि इन मनुष्यों में भी कृंतक शाकाहारी वाला भी दांत पाया जाता है और मांसाहारी वाला भी दांत पाया जाता है। और जो च्वर्णक होता है, और च्वर्णक और अग्रच्वर्णक के भोजन को पीसने वाला होते हैं। जो आपका च्वर्णक होता है यह लगभग कुछ दांतें होती है जो कि 22 साल उम्र के बाद निकलती हैं, जिसे बुद्धि वाला दांत भी कहते हैं। और च्वर्णक निकलता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है। और इसके बाद देखने वाले हैं कि जो दांत का सबसे ज़्यादा हिस्सा बनना होता है वो डेंटाइन का होता है। यानी दांत जो होता है आपका, दांत का अधिक भाग डेंटाइन होता है। दांत का अधिक भाग डेंटाइन होता है, डेंटाइन होता है। यह हड्डी से भी ज़्यादा हार्ड होता है और मजबूत होता है। सबसे अधिक भाग दांत का डेंटाइन होता है। यही डेंटाइन जो होता है, जो खट्टा, मीठा और कड़वा खाते हैं तो झंझनाहट सी महसूस होती है। जब ठंडे पानी पीते हैं और गर्म पानी पीते हैं तो जो हमारी दांतें सिहर जाती है या अंगर जाती है,
उसके कारण होता है कि डेंटाइन में झंझनाहट सी उत्पन्न हो जाती है। डेंटाइन में पतली पतली नसें पाई जाती हैं। डेंटाइन के ऊपर पाए जाने वाले परत होता है, यानी डेंटाइन के ऊपर पाई जाने वाली परत जो होती है, डेंटाइन के ऊपर पाई जाने वाला परत होती है इनामेल। इनामेल डेंटाइन के ऊपर पाई जाने वाली परत इनामेल होती है। इनामेल शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है जो कि दांत के ऊपर स्थित होती है। यह शरीर के मृत्यु हो जाने के बाद भी आग में जलाने के बाद यह डेंटाइन और इनामेल नहीं जलते हैं। इनामेल इतना ज़्यादा मजबूत होता है। इनामेल एक ऊपरी परत होती है जो कि दांत के कवच के रूप में कार्य करती है। कभी कभी इनामेल घिस जाती है अधिक मात्रा में, क्योंकि जो मनुष्य जो हम लोग ब्रश करते हैं वो ब्रश 2 मिनट 3 मिनट में पूरी नहीं होती है, तो 8-10 घंटे तक घिसते रहते हैं, जिसके कारण इनामेल घिस जाता है। और ये इनामेल घिस जाने से डेंटाइन में झंझनाहट सी महसूस होती है। इनामेल बहुत ज़्यादा जरूरी होती है दांत को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और इनामेल घिस जाने से डेंटाइन को प्रॉब्लम होती है। इनामेल को बचाए रखने के लिए दांत को कम घिसे, अब दांतों को दांत के हिसाब से घिसे, बर्तन के हिसाब से नहीं। तो इनामेल सबसे अधिक होती है और सबसे हार्ड होती है। इनामेल सबसे ऊपरी परत होती है। दंत सूत्र में हम लोग देखते हैं 21-23 बटा 21-23 और पूरे में 2 से 2 गुणा, यानी जो आपका काटने वाला भाग होता है, जो काटने वाला आपका दांत होता है, जो काटने वाला आपका दांत होता है वो होता है ऊपर में 4 और नीचे में भी 4, यानी पूरी दांत मनुष्य के दांत में जो काटने वाला होते हैं दांत वो पूरे 8 होते हैं। जो फाड़ने वाला होते हैं 2 ऊपर और 2 नीचे होते हैं, जो कि पूरी मनुष्य में 4 पाई जाती हैं। और आपका च्वर्णक होता है और अग्रच्वर्णक होता है, वो आपका पाया जाता है। अग्रच्वर्णक आपका अग्रच्वर्णकाठ पाया जाएगा और च्वर्णक जो है आपका वो पाया जाएगा आपका 12 पाया जाएगा टोटल। यानी मनुष्य में जो दांत होता है, यानी वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत होती हैं। कुल 32 दांत होती है, लेकिन बच्चों में जो होता है दूध वाला दांत जिसे बोलते हैं वह होता है 20 होता है, जो कि पहली दांत जो दूध वाली जो टूट जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मनुष्य में लार। मनुष्य में जो लार पाई जाती है वह 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य में लार जो होता है, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। जो पहला होता है पैरोटिड लार ग्रंथि, पैरोटिड लार ग्रंथि, और दूसरा हो सबलिंगुअल लार ग्रंथि, और तीसरा होता है आपका सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि। सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि जो मनुष्य में होता है वह 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। यानी 3 जोड़ी का मतलब होती है कि पूरे 6 लार ग्रंथियां होती है, जो कि डबल जोड़े में पाई जाती है।
दो होती है कान के पास जो होता है पैरोटिड ग्रंथि, और दो जीभ के निचले हिस्से में होते हैं वो होता है सबलैंगुअल, और दो होते हैं आपका जबड़े के पास में यानी गाल के पास, वो होता है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। यह तीनों लार ग्रंथियां मिलकर लार का निर्माण करती हैं। ये तीनों मिलकर लार का निर्माण करती है और लार में उपस्थित होता है, लार में टाइलिन एंजाइम तथा लाइसोजाइम। टाइलिन एंजाइम तथा लाइसोजाइम। टाइलिन एंजाइम हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो उसका पाचन जो करता है टाइलिन करता है। टाइलिन जो कि हम ग्लूकोज खाते हैं, भोजन के साथ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसका पाचन टाइलिन करता है। और लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित छोटे छोटे जो जीवाणु आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, उसका नष्ट कर देता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम आपका आँख के आंसुओं में भी पाया जाता है और हमारे पसीनों में भी लाइसोजाइम पाया जाता है, जो कि कीटाणुओं से हमें सुरक्षित करता है। टाइलिन का मुख्य कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। मनुष्य में लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन टाइलिन एंजाइम ही कर देता है, यानी मुख में भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, यानी सबसे पहले भोजन का पाचन आपका मुख में ही शुरू हो जाता है टाइलिन एंजाइम। और टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है और लार जो होता है भोजन में सनकर जीभ के द्वारा निगलकर ग्रसनी में लाया जाता है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रसनी। ग्रसनी में दो छिद्र पाए जाते हैं। ग्रसनी में दो छिद्र पाए जाते हैं और ग्रसनी में जो छिद्र पाया जाता है इसे बोला जाता है कंठ द्वार। ये होता है आपका निगल द्वार। ग्रसनी में दो छिद्र पाए जाते हैं, कंठ द्वार और निगल द्वार। कंठ द्वार और निगल द्वार जो होता है, कंठ द्वार जो होता है वो श्वास नली होता है, वो श्वास नली होता है। और जो आपका निगल द्वार होता है वो भोजन को आमाशय में पहुंचाता है। और कंठ द्वार और निगल द्वार के बीच एक ढक्कन होती है, एक ढक्कन उपस्थित होती है, इसे बोला जाता है एपिग्लोटिस। यह एपिग्लोटिस का कार्य होता है कि जो भोजन हम लोग खाते हैं उसे श्वास नली में ना जाकर निगल द्वार में पहुंचाना है। यानी जब हम लोग भोजन करते हैं तो श्वास नली यानी कंठ द्वार वाला ढक्कन बंद हो जाती है, श्वास नली को बंद कर लेती है और भोजन हमारे निगल द्वार द्वारा आमाशय में चला जाता है। जब सांस लेते हैं तो आपका कंठ द्वार वाला ढक्कन है। जब हम लोग बात करते समय जब भोजन खाते हैं तो क्या होता है, जब हम लोग भोजन करते हैं और बात भी करते हैं तो बात करते समय हम लोगों के शरीर से हवाएं निकलती है और ये हवा निकलते वक्त एपोग्लोटिक्स खुला रह जाता है और उसी समय हम लोग भोजन करते हैं बात करते समय, तो भोजन निगल द्वार में ना जाकर यानी आमाशय में ना जाकर, पेट में ना जाकर वह श्वास नली में चली जाती है, जिससे तुरंत डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम तेजी से डायफ्राम खींचता है। डायफ्राम एक मंसल वाली रचना होती है, एक मंसल होता है जो कि खींच कर और तेजी से हवा भरती है और छोड़ देती है, जिससे हमारे फेफड़ों में हवा भरते हैं और तेजी से श्वास नली से हमारे भोजन बाहर निकल जाते हैं। नाक मुंह से सबसे इतना तेजी से होती है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से भोजन निकल जाते हैं। यह डायफ्राम काम करता है, यानी कभी गलत रास्ते पे जाने नहीं देती है।
इसके बाद निगल द्वार में भोजन आता है और भोजन निगल द्वार के बाद जो कंठ रसनी के बाद जो आपका शुरू होता है वो होता है ग्रास नली। ग्रास नली, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, पर इसमें क्रामाकुंचन गति होती है। क्रामाकुंचन गति वह होती है जो कि भोजन, जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, जब आहारनाल में आता है यानी ग्रसनी में आता है, तो भोजन पहले आहारनाल को यानी ग्रसनी को फैलाता है, जिसे हम लोग शिथिलन बोलते हैं। इसके बाद सिकुड़ता है, जिसे हम लोग संकुचन बोलते हैं, जिसे हम लोग संकुचन बोलते हैं। यानी शिथिलन और संकुचन की क्रिया यानी फैलने और सिकुड़ने की क्रिया को हम लोग क्रामाकुंचन गति कहते हैं। इसमें भोजन नहीं पचता है, यानी इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें भोजन का फिसलन धीरे धीरे करते हैं, तो कभी हमारे भोजन भी ग्रास नली और ग्रसनी में भी फंस जाते हैं, जो कि हिचकी के रूप में भोजन ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। जब हम हिचकी लेते हैं तो भोजन ऊपर जाता है, फिर इसके बाद नीचे आता है, यानी इसी तरह ऊपर नीचे से नीचे जाकर फिसलता जाता है भोजन, जिसे हम लोग हिचकी कहते हैं। पानी वानी पीते हैं तो हिचकी पे भोजन पर लोड पड़ती है, यानी भोजन मुलायम हो जाती है, यानी फिसलन ज़्यादा हो जाती है पानी पीने से, जो कि भोजन हमारे अमाशय में आसानी से चली जाती है। हम लोग ग्रसनी के बाद फिर पढ़ने वाले हैं आपका अमाशय। ग्रसनी के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अमाशय। अमाशय में भोजन जब पहुंचता है तो लगभग यहाँ 3 से 4 घंटे भोजन का यहाँ पर विखंडन यानी टूटना होता है, यानी भोजन का तोड़ा जाता है, जिसे हम लोग काइम बोलते हैं। काइम, जो भोजन टूट जाता है अमाशय में, उसे हम लोग काइम बोलते हैं। अमाशय की भीतरी दीवार में छोटे छोटे रसांकुर पाया जाता है, छोटे छोटे रसांकुर पाया जाता है, जिसे एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक कहा जाता है। इस रसांकु के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, म्यूकस यानी श्लेष्मा का एक परत पाई जाती है। इसके ऊपर एक श्लेष्मा की परत पाई जाती है, श्लेष्मा के एक परत पाई जाती है। यह श्लेष्मा एक प्रोटीन होता है, श्लेष्मा एक प्रोटीन होता है। श्लेष्मा एक प्रोटीन होता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो आपका निकलेगा यहाँ पर जठर रस ले, तो श्लेष्मा उसे सुरक्षित करता है। यह जो आपका श्लेष्मा होता है, यह श्लेष्मा की परत इन सब में होती है, श्लेष्मा की परत इन सब में होती है, यानी श्लेष्मा की परत जो होती है आपके आहारनाल में बचाता है, आहारनाल को बचाता है। किस से? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान होता है 1 से 2, 1 से 2, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो आपका पीएच मान होता है 1 से 2, यानी 1 से 2 का मतलब होता है आपका कि यह इतना ज़्यादा अम्लीय होता है कि लोहा को भी इसमें पाचित कर सकता है, यानी लोहा को भी यह गला सकता है, इतना होता है। तो इससे जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उससे बचाने के लिए श्लेष्मा की एक परत होती है, और श्लेष्मा की नई परत 36 घंटे में बन जाती है। यह श्लेष्मा एक तरह से प्रोटीन होती है जो हमारी नाक से निकलती है, उसे ही श्लेष्मा कहा जाता है। और जब ठंडी या गर्म हवाओं का एहसास होता है तो श्लेष्मा ही हमारे वातावरण में जो ठंडी हवाएं होती है, यानी जो हम सांस लेते हैं, उसे श्लेष्मा उसे गर्म करके फिर हमारे शरीर में विदा करती है। जब हम लोग गर्म हवाएं जब वातावरण से ग्रहण करते हैं तो श्लेष्मा उसे ठंडा करके हमारे शरीर में विदा करती हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि सर्दियों के दिनों में हमारे श्लेष्मा यानी नाक जो होती है श्लेष्मा से भरी होती है, क्योंकि श्लेष्मा वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में आ जाती है। क्योंकि जब हम लोग ठंडी हवाएं लेते हैं तो श्लेष्मा से टकराकर उसे हीट किया जाता है, फिर इसके बाद विदा किया जाता है फेफड़ों में। और यही गर्मियों के दिनों में होती है कि जब हम लोग गर्म हवाएं लेती हैं तो श्लेष्मा धीरे धीरे पिघलती है, जिससे हम धीरे धीरे श्लेष्मा पिघलती है, और श्लेष्मा पिघलकर उस हवाओं को ठंडा कर और हमारे शरीर में विदा करती है। तो कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में हमारे नाक से
ब्लड भी आता है जिसे नक्सीर भी बोला जा सकता है। जो नाक से ब्लड निकलता है वो क्या होता है कि जब श्लेष्मा की इतनी पतली परत हो जाती है कि जो गर्म हवाएं आती है हमारी नाक के मसल्स में यानी मांस में छेद कर देती है, इससे हमारा ब्लड आना शुरू हो जाता है। और यही ठंडे के दिनों में हमारे नाक जाम हो जाते हैं, क्योंकि ठंडी हवाओं को गर्म करने के लिए श्लेष्मा अधिक मात्रा में आ जाती है। और गर्म में क्या होते हैं, गर्मी के मौसम में क्या होता है कि श्लेष्मा कम मात्रा में हो जाती है, क्योंकि गर्म हवाओं को ठंडा करने में श्लेष्मा पिघल जाती है। इसी वजह से हमारे शरीर में जितना भी हवाएं होती है श्लेष्मा इसका मैनेज करता है। और श्लेष्मा जो होता है भोजन को फिसलने में भी कार्य होता है। और श्लेष्मा कभी कभी आपका काम करता है, जो नाक में कभी छोटे छोटे कण उड़ पड़ गए, या कुछ छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं नाक में, तो श्लेष्मा इसे हमारे नाक में छोटे छोटे जब कण पड़ जाते हैं जिसे हम लोग के छींक आता है, तो वो श्लेष्मा ही होता है जो कि हमको छींकने में मदद करता है। श्लेष्मा एक संदेश पहुंचाता है कि यहाँ कुछ ऐसा चीज़ें आ गई हैं जिसे सहन नहीं कर सकते, तो बाहर निकाल देता है। ये श्लेष्मा का ही काम होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस से मिलती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस से निकलती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस से निकलती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होती है ये पेप्सिन को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन को सक्रिय करके, यानी सोए हुए पेप्सिन को जठर रस से निकलती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन को, निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय कर देती है। इसका मतलब कि सोए हुए पेप्सिन को जगा देती है। और भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टॉन में बदल देती है। भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टॉन के जठर रस से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से पेप्सिन निकलता है, और पेप्सिन एक निष्क्रिय होता है, यानी सोए हुए होता है, जो कि सक्रिय किया जाता है, जगाया जाता है। यह सक्रिय पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को, जितना भी प्रोटीन उपस्थित होता है भोजन को, उसे तोड़कर पेप्टॉन में बदल देती है। थोड़ा बहुत यहाँ भोजन के साथ जो वसा भी आते हैं उसका भी पाचन यहाँ हो जाती है, जो कि एक लाइपेज करता है। आगे हम लोग देखने वाले हैं। अमाशय का भी 3 भाग होता है। यानी अग्र भाग जो होता है अमाशय का, अग्र भाग होता है कार्डियक, और जो आपका मध्य वाला जो भाग होगा आपका फुंडिक होगा। मध्य वाला भाग फुंडिक होगा, और आपका पक्ष वाला भाग पाइलोरिक है। यानी मध्य वाला भाग ये होगा, पक्ष वाला भाग पाइलोरिक भाग होगा। यानी जो आपका पेट में भी 3 प्रकार का पाया जाता है, आपके पेट के भी 3 हिस्से पाए जाते हैं। यानी अमाशय का 3 हिस्सा पाया जाता है, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। इसमें 4 घंटे भोजन पचते हैं, और इसमें भोजन जो पचता है आपका 4 घंटे पचता है, और भोजन जो पच जाता है उससे अधपची होता है। यानी भोजन जो इसमें पचता है उससे अर्धपाचित भोजन कहते हैं, और अर्धपाचित भोजन को हम लोग काइम कहते हैं। अर्धपाचित भोजन को हम लोग भोजन को काइम कहते हैं। अर्धपाचित भोजन को काइम कहते हैं। अर्धपाचित भोजन को हम लोग काइम कहते हैं। जो कि उल्टी वगैरह करते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि जो काइम निकलता है, वो जो उल्टी होती है वो एक तरह से काइम होती है, यानी अर्धपाचित भोजन होती है।
हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी ज़्यादा देर तक भूखे रहने से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होती है। तो हमारी आहार नाल में थोड़ी हमारे जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बढ़ जाती है तो हमारे आहार नाल में धंसा हुआ घाव जैसा यानी फोड़ा हो जाता है, जिसे हम लोग अल्सर कहते हैं। यह अल्सर जब भी हम लोग कुछ से खाते हैं तो बहुत ज़्यादा जलन देती है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा भूखा या ज़्यादा खाना खा लेने के बाद भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो बढ़ जाती है, जो खट्टे ढेकार आते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक ही अम्ल होते हैं। और जठर रस प्रतिदिन 3 लीटर, जठर रस प्रतिदिन 3 लीटर स्रावित होती है। और जो आपका अमाशय होता है वो 3 भागों में कार्डियक, फुंडिकल और पाइलोरिक भाग में बटा होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जो सुरक्षा करता है वो आपका श्लेष्मा होता है। श्लेष्मा एक तरह से प्रोटीन होता है। अमाशय का मतलब होता है वही पेट। इसमें भोजन आपका 3 से 4 घंटा रहता है। इसका भी होता है कि 2 से 3 केजी की ही क्षमता होती है। ये भी पेट का आकार बढ़ता रहता है। जब हम लोग भोजन अधिक मात्रा में करते हैं तो यह भोजन बढ़ता जाता है, यानी पेट का आकार बढ़ता जाता है, जिससे इंसान को आदत सी पड़ जाती है। वो उतना ही पेट में भोजन को ग्रहण करता है। इसका आकार धीरे धीरे और बढ़ता जाता है, जिससे भोजन और अधिक मात्रा में करते रहते हैं, यानी अधिक मात्रा भोजन करने से मनुष्य का पेट बड़ा हो जाता है। यह जो आपका पेट पाया जाता है, ये आपका पेट जो हमारे शरीर होते हैं वो शरीर के बाएं साइड में पाई जाती हैं। पेट का आकार बढ़ता जाता है। इस पेट का आकार कुछ दिन तक या 12 या 15 घंटे का खाने के बीच में गैप रखें या 18 घंटे के बीच गैप रखें तो ये पेट का आकार धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा, जिससे वजन बढ़ना कम हो जाए। यानी पतला अगर होना है किसी मोटे व्यक्ति को, तब 12 से 15 घंटे का एक भोजन के यानी 2 भोजनों के बीच में 15 घंटे का गैप रखें, जिससे कि इसका आकार कम पड़ जाएगा और इसमें भोजन थोड़ा ही मात्रा में खाया जाए तो पेट भर जाएगा। यानी जो हम लोग भोजन करते हैं वह भोजन करने के बाद या 10 से 15 मिनट के बाद हमारे दिमाग के पास सिग्नल जाती है कि हमारे पास भोजन पच चुकी, पेट मेरा भर चुका है। यानी जो भोजन हम लोग करते हैं तो 10-15 मिनट के बाद हम लोगों के पास दिमाग के पास मैसेज चला जाता है कि हमारी पेटें भर चुकी हैं, हमारी पेटें भर चुकी हैं। अगर किसी को रसगुल्ले खाने का मन हो तो एक तो चलता है, हम लोग खाना खाते हैं तो हमारी पेटें भर जाती हैं और भर जाने के बाद ये 10 से 15 मिनट के बाद हमारी पता चलती है कि हमारी पेटें भर चुकी है। तब तक हम लोग पता चलता है कि हम लोग अधिक मात्रा में भोजन का सेवन कर लिए हैं 15 मिनट के बाद। यानी भोजन जो भी करना चाहिए वो लगभग 80% ही करनी चाहिए। यानी जो भोजन हम पूरी करते हैं उसको कम मात्रा में करके देखें। इसके बाद 15-20 मिनट के बाद आपके पास सिग्नल जाएगा दिमाग में कि हमारी पेटें पूरी तरह से भर चुकी है। पर 10-15 मिनट में तब पता चलता है कि कोई तो ऐसा भी होता है कि 10-15 मिनट में तो 20 रोटियां खा जाता है। तो इसमें जो भोजन पचता है उसे कायम कहा जाता है। अर्धपाचित भोजन को कायम कहा जाता है।